गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत के संविधान के अंदर जो टॉपिक देखेंगे वो है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। ये भारत के संविधान के अंदर कितनी अनुसूचियाँ हैं, उन अनुसूचियों में किस चीज़ के बारे में प्रोविज़न प्रावधान किए गए हैं। भारत का जो संविधान 1950 में लागू हुआ, उस समय भारत के संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियाँ थीं। बाद में संशोधन के द्वारा 4 अनुसूचियाँ और जोड़ी गई है और कुल मिलाकर अभी वर्तमान में भारतीय संविधान के अंदर 12 अनुसूचियाँ समाहित है। अब प्रत्येक अनुसूची में किस चीज़ के बारे में प्रोविजंस किए गए हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची क्या बताती है? प्रथम अनुसूची यह बताती है कि जो भारत राज्य है, भारत संघ है, उसके अंदर कितने राज्य और कितने संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं। वर्तमान में जो प्रथम अनुसूची है उसमें भारतीय संघ के अंदर 28 राज्यों को और 9 संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है। कंपटीशन में कभी आपसे यह पूछ लिया जाए कि यदि भारत के अंदर किसी राज्य को शामिल किया जाता है या किसी राज्य को घटाया जाता है या कोई नया संघ राज्य क्षेत्र बनाया जाता है तो कौन सी अनुसूची में अमेंडमेंट होगा? तो वो होगा प्रथम अनुसूची के अंदर। सेकंड, दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची भारत के अंदर जो संवैधानिक पदाधिकारी है उनके वेतन और भत्तों के संबंध में प्रावधान करता है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संसद के सदस्य, मंत्री, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनको क्या वेतन प्राप्त होगा, उन्हें क्या भत्ते मिलेंगे, इनके बारे में हमारे भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में प्रोविजन किए गए हैं। तीसरी अनुसूची, संवैधानिक पदाधिकारियों के द्वारा शपथ ग्रहण। जो संवैधानिक पदाधिकारी है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, वो अपना पद ग्रहण करते हैं। उससे पूर्व उनके द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ ली जाती है। उनके द्वारा क्या शपथ ली जाएगी, किसके समक्ष शपथ ली जाएगी, इसके बारे में भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची हमें बताती है। चौथी अनुसूची, राज्यसभा में राज्य व संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व। जैसा कि हम जानते हैं कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो राज्य की विधानसभाओं के द्वारा और संघ राज्य क्षेत्रों से चुनकर आते हैं। तो प्रत्येक राज्य से और संघ राज्य क्षेत्र से कितने सदस्य चुनकर राज्यसभा में जाएंगे, इसके बारे में हमारे संविधान की चौथी अनुसूची में बताया गया है। पांचवी अनुसूची, भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में बताती है कि जो भी अनुसूचित जाति है और जो अनुसूचित जनजाति है उनका प्रशासन किस प्रकार से किया जाएगा, उनका नियंत्रण किस प्रकार से किया जाएगा, वो हमें पांचवी अनुसूची में मिलता है। छठी अनुसूची, पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची मिलती जुलती है, परंतु छठी अनुसूची में केवल 4 स्टेट के बारे में प्रोविजन है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जो व्यवस्था अपनाई जाएगी वो बताया गया है छठी अनुसूची में। वेरी इंपॉर्टेंट, सातवीं अनुसूची। इसे काफी क्वेश्चंस आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि कितनी सातवीं अनुसूची के अंदर कितनी सूचियों को शामिल किया गया है, कौन सी सूची में कितने सब्जेक्ट है, कौन से सब्जेक्ट उनके अंदर लिखे गए हैं, ये सारी चीजें हमें सातवीं अनुसूची से क्लियर होती है। सातवीं अनुसूची ये बताती है कि केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है वो सूचियों के अकॉर्डिंग किया जाएगा, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो संघ सूची के जो विषय है उन पर विधि बनाने की शक्ति है केंद्र को, राज्य सूची के जो सब्जेक्ट है उन पर विधि बनाने की शक्ति है राज्य की विधानमंडल संबंधित राज्य को। समवर्ती सूची के अंदर संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु दोनों के मध्य कोई विरोध, गतिरोध उत्पन्न हो तो संघ सूची
तो केंद्र के द्वारा जो विधि बनाई गई है वो राज्य सूची पर अभिभावी होगी। संघ सूची के अंदर कुल मिला के 97 सब्जेक्ट है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। देश की रक्षा से संबंधित, विदेशी संबंध हो गया, जनगणना हो गया, युद्ध, संधि, विदेशी मुद्रा, रिजर्व बैंक, ये सभी के सभी संघ सूची में शामिल किए गए हैं। राज्य सूची जो राज्य के हित से संबंधित है, इन पर कानून बना के शक्ति राज्य के पास। इसमें 66 विषयों को रखा गया है। लोक व्यवस्था, पुलिस, न्याय प्रशासन। समवर्ती सूची राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। इनमें 47 विषय रखे गए हैं, जिनमें दंड विधि हो गई, सीपीसी हो गई, सीआरपीसी हो गई, दंड प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता, विवाह तथा विवाह विच्छेद से संबंधित संहिताएं। ये सभी 7वीं अनुसूची में हमें देखने को मिलती है। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची के अंदर कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है? मूल रूप में 14 भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी, परंतु वर्तमान में 22 भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची मूल संविधान में नहीं थी, इन्हें बाद में अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है। 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची सन 1951 में भारत के संविधान के प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल की गई। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार व्यवस्था से के बारे में प्रावधान करती है। इस अनुसूची के द्वारा भूमि सुधार से संबंधित व्यवस्था को अपनाया गया। जब 9वीं अनुसूची जोड़ी गई तो उसमें यह व्यवस्था थी कि इस अनुसूची में जो भी विषय आते हैं उन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, परंतु बाद में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजंस दिए हैं कि यदि वे संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं तो 9वीं अनुसूची में डाले गए सब्जेक्ट्स को भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची संविधान का 52वां जो अमेंडमेंट हुआ 1985 में, उसके द्वारा जोड़ी गई। उसमें दल बदल से संबंधित कानून को अपनाया गया। 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची 73 अमेंडमेंट 1993 के द्वारा संविधान में जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कौन से कार्य सौंपे जाएंगे उनके बारे में प्रावधान किया गया है। 29 कार्य क्षेत्र को पंचायती राज संस्थाओं को सौंपा गया है, जिनमें सड़क से संबंधित हो गया, पशुपालन हो गया, गांव की स्वच्छता और सफाई। 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में भारत के संविधान में जोड़ी गई। इसके द्वारा नगर प्रशासन के कार्य क्षेत्र के बारे में प्रावधान किया गया कि नगर प्रशासन से संबंधित कितने कार्यों को, क्षेत्रों को दिया जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग 18 कार्य क्षेत्रों को नगर प्रशासन के व्यवस्था के बारे में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दिए गए हैं। ये कुल मिलाकर भारत के संविधान की 12 अनुसूचियां हैं, जिनमें से 8 अनुसूची मूल संविधान में थी, 9, 10, 11, 12 बाद में जोड़ी गई है।